और दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। अब एक बच्चा कह रहा है नहीं सर आप मुझे नहीं पढ़ाते क्योंकि मैं हूं छोटा बच्चा और आप जो हो आप हो कॉमर्स के टीचर। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो कोई बात नहीं। आपके लिए जो है छोटे प्यारे से बच्चे या फिर कोई साइंस का बच्चा है तो आपके लिए तो एकदम टैलेंटेड टीचर्स है ही हमारे चैनल पे ही, है ना। और दोस्तों मैं बता दूं मैं कॉमर्स का टीचर हूं। मैं 11th के बच्चे को एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है। अब कोई बच्चा है जो कॉमर्स का नहीं है, आपकी ड्यूटी क्या है भाई अभी, है ना। आपका भी एक कर्तव्य बनता है। अब आप चैनल पे आए हो तो जाओ अपने सारे कॉमर्स के बच्चों को ये लेक्चर जो है शेयर कर दो और उनको बताओ और उनको बुलाओ कि मेरे भाई अब जो तू जर्नी लेसन नंबर 1 से प्यारे एसपी सब्जेक्ट के लिए प्यारे सर को देखता था, अब आज उस लेसन का उस सब्जेक्ट का आखिरी लेसन है और उसमें भी सेकंड लास्ट लेक्चर है। तो जा सर को देख ले सेकंड लास्ट टाइम, उसके बाद तो फिर लास्ट लेक्चर होगा, है ना। तो एक सेकंड यहाँ पे देखो, लास्ट लेक्चर से याद है यहाँ पे अपन ने लेक्चर नंबर 1 नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देख लो यार दोस्तों, ये एक लेक्चर, उसके बाद एक और लेक्चर, फिर अपना एसपी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, पूरी तरह से आरआईपी एसपी हो जाएगा फॉर 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, है ना। आपको 12th में तो वापस जाके उसको पढ़ना ही पड़ेगा, नो डाउट। तो चलो यार चलते हैं एक प्यारे से सब्जेक्ट को खत्म करने के, लेकिन उससे पहले देखिए आज के इस लेसन का नाम क्या है, करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी के ऊपर कोई अथॉरिटी होगी ना, कंपनी के ऊपर। बच्चा कह रहा है हाँ सर मतलब कंपनी के देखरेख करने के लिए कोई तो होगी, कंपनी का ड्यू डिलिजेंस तो कोई करने के लिए होगा ना, कंपनी को देखने के लिए कि क्या कंपनी जो है सही से काम कर रही है कि नहीं। या फिर सर वो याद करो ना पुराने दिन जब आपने बताया था कंपनी को रजिस्टर कौन करवाता है, कंपनी कहाँ रजिस्टर होती है, कुछ आरओसी करके कुछ तो था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हाँ सर वही होगी जो कंपनीज को देखरेख करती है, उनकी वो उनकी एक अथॉरिटी है। ठीक है आप कहीं ना कहीं तो सही हो, लेकिन एक बात बताओ ये जो आरओसी है या आरओसी को बनाया किसने? अच्छा करे हाँ यार ये तो मैंने कभी नहीं सुना यार, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं कभी। हाँ सर एक वो आप बीच में कुछ कहते थे एमसीए करके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करके कुछ तो था सर, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन ऐसा कुछ तो मैंने सुना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जब मैं न्यूज चैनल पे देखता हूँ, बजट या फिर पार्लियामेंट का मैं अगर कोई वीडियो देखता हूँ तो उसमें ना यार सर वो एमसीए की काफी जिक्र होती है, काफी उसका नाम आता है सामने, बहुत ही वेल नोन नाम है। तो सर इसके बारे में भी कहीं तो सुना ही था, आपके मुंह से भी सुना था। तो सर क्या ये कंपनीज को देखरेख करती है, क्या ये कंपनी पे ड्यू डिलिजेंस करती है, क्या ये कंपनी को अपने दायरे में रखती है और उनको ऑर्डर करती है भाई देखो जो भी करना है सही से करो वरना एमसी आ जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या सर? ठीक है कई हद तक ये भी सही हो आप सर। इन शॉर्ट इसका एक समरी दे दो ना आप हमें, ठीक है कर देंगे। बाकी सर इन सभी का एक कोई तो बॉस होगा, कोई एक बॉस तो होगा सर, ऐसा थोड़ी ना चलता है बिल्कुल, और वो बॉस का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन शॉर्ट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अथॉरिटीज बनाए हैं, इनकी पूरी ड्यूटी होती है कि ये कंपनी पे देखरेख करे। कंपनी का जो भी बॉस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट है फॉर श्योर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तक आप इतना आसानी से नहीं पहुंच सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट को देखकर बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसको पूरा देश संभालना है, उस पूरे देश में आप भी एक पार्ट हो, नो डाउट आप एक बहुत बड़ा पार्ट हो, नो डाउट। अब आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेवल्स क्रिएट कर दिए आपकी देखरेख के लिए, आप टेंशन ना लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो पावर्स जो है डेलीगेट कर दिए, डेलीगेट यानी कि बांट के रखे हुए हैं, ठीक है। अब वही सेंट्रल गवर्नमेंट का बांटा हुआ पावर्स जो है आज इस पूरे लेसन में हम सीखने वाले, ठीक है। ये जो लेसन है इसमें हम दोस्तों आरओसी के बारे में सीखेंगे, एमसीए के बारे में सीखेंगे, एनसीएलटी एनसीएलएटी से भी के बारे में सीखने वाले। बहुत ही ज्यादा चिंदी लेसन है ठीक है। इसमें से कोई एक शॉर्ट नोट बन के आता है एग्जाम में कि एमसीए क्या होता है बताओ, आरओसी क्या होता है बताओ, एनसीएलटी क्या होता है बताओ। इसको आप अपने मन से 200% लिख सकते हो, लेकिन वो आप मन से तब लिखोगे ना जब आप यहाँ पे सीख के जाओगे, जब आप ये 2 से 3 बार रीड करके जाओगे, जब आप उसको याद करके जाओगे, है ना, तभी लिख पाओगे ना भाई, ठीक है। चलो भाई लेसन स्टार्ट करते हैं। अब लेसन तो स्टार्ट हो ही चुका था, चलिए आज अपन पहले स्टार्ट क्या करने वाले, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आइए देखते हैं क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड पावर्स टू एमसीए। तो देखो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम था एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए को गवर्नमेंट ने कुछ पावर दे रखे, देखते भाई क्या। पहले तो उससे पहले ये जानते हैं कि एमसीए जो है कौन से एक्ट्स पे डील करता है, कौन से एक्ट्स की बातें को सुनता है, ठीक है। किस किस बातों पे सुनता है? अच्छा एमसीए दोस्तों कंपनीज एक्ट की बातों को सुनता है, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट जिस जिस पे लागू होगा, जिस जिस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, तो ये मान लो उसका जो सबसे मेन बॉस है ना कौन है? एमसीए।
देखो यार, एमसीए की मेन ड्यूटी है कि वो ये 5 लॉ के फील्ड के अंदर काम करे। इस फील्ड के अंदर जो भी काम करेगा ना, उसको एमसीए की बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि यार गवर्नमेंट ने इसको पावर डेलीगेट कर रखे। तो इसकी पावर कौन से लॉ में इसके पास पावर है, अब यहाँ पे देखिए, कंपनीज एक्ट में है, पार्टनरशिप में है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कॉम्पिटिशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। ये सारे एक्ट जहां पे भी अप्लाई हो जाएंगे ना, आप समझ जाना इन सभी का बॉस कौन है, एमसीए। लिख दोगे एमसीए आता है तो, ऐसा इंट्रोडक्शन दे के आओगे, बहुत आसान। आपको एक बात बताऊं, अब जैसे मैं एक फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी हूं, कंपनीज एक्ट तो हमें पूरा आना ही चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट भी आना चाहिए, एलएलपी तो 200% आना चाहिए, कॉम्पिटिशन एक्ट पता है 25 मार्क का था एग्जीक्यूटिव लेवल में, और फाइनल में भी नहीं करके भी 5 से 10 मार्क का है ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन चिंदी है, एग्जीक्यूटिव में था, आता नहीं था कभी, 3 मार्क का आता था एग्जाम में, ठीक है। बाकी ये जो है ना, ये वाले 3 एक्ट, ये तो आपको हर जगह मिलेंगे, सीए सीएमए वाले पेपर्स में, और ये बाकी पांचों पूरे 5 के 5 एक्ट सीएस में है। इससे ज्यादा ही है खैर, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का तो काम ही बनता है ना, और सीए में भी लॉ होता है, ठीक है। अब खैर थोड़ा सा उनको लॉ कम कर दिया है, उनको टैक्सेशन वाली फील्ड ज्यादा कर दी है, सीएमए के लिए भी द सेम। और यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, कंपनीज एक्ट आप मानोगे नहीं, सीएस फाइनल में है ही नहीं, सीएस फाइनल में कंपनी एक्ट करके कोई सब्जेक्ट नहीं है। बच्चा करे सर कंपनी सेक्रेटरी का पूरा काम है कंपनी लॉ में डील करना, और उनको सब्जेक्ट ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ, क्योंकि कंपनी जब आप सेक्रेटरी के फाइनल लेवल पे आते हो, वहां पे टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, और उस 9 के 9 सब्जेक्ट्स में हर एक कंसेप्ट में आपको कंपनी एक्ट दिखेगा, है ना। मतलब ऐसा बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन भाई तू एक एक टॉपिक खोलेगा ना तो सब कंपनीज एक्ट में ही बना हुआ है ना। तो ये सब क्या, ये इतने इंपॉर्टेंट लॉज है दोस्तों, जो आपको आगे जाके एग्जाम्स में आने वाले, जब आप ग्रेजुएशन किस में आओगे, है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अगर कोई बच्चा एमबीए कर रहा है तो उसको कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसको एलएलपी, पार्टनरशिप, कंपनी, सोसाइटी, ये एक ऐसे एक्ट्स हैं जो आपको हर सभी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आसान, कोई दिक्कत, ये तो देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन है, कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। एमसीए सुपरवाइजेस, इसका मतलब ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, इसके पास पावर तो थी ये सारे लॉज में डील करने की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीए, सीएस, सीएमए भी, एक सेकेंड दोस्तों, सीए सीएमएस जो भी है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सीए सीएमए, ये 3 जो डिग्री अपनी बिग 3 ऑफ कॉमर्स फील्ड, इन पे ना ये सारे एक्ट्स तो अप्लाई होते ही है ना, ऑब्वियसली होते हैं। अब ये एक्ट्स अप्लाई होते हैं, मतलब ये 3 जो बॉडी है ना, इनको एमसीए की बात तो माननी ही पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, है ना, ठीक है। चलिए एमसीए का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, फटाफट खत्म करो यार, बहुत ड्राई चैप्टर है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। और बाकी देखिए इसमें समझने के लिए कितना आसान है, बस उसके पावर्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अब आप लिख पाओ, ये अपना टारगेट होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, एडमिनिस्ट्रेट करना है इसको, प्रोविजंस वो भी किसके, कंपनीज एक्ट के। इसको देखना है कि कंपनीज एक्ट में जो भी लॉ लिखा है वहां पे क्या लोग उसे सही से अप्लाई कर रहे हैं, और सही से अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये ड्यूटी पूरी किसकी है मैनेज करने की, एमसीए। अगर एमसीए को लगता है भाई कि कोई कंपनी है जो लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, एमसीए आएगी, कंपनी का गेट ऐसा ताला लगा देगी उस पर, एमसीए के पास इतना पावर है, ठीक है। आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपनी एक्ट, जैसे देखिए कंपनीज एक्ट में समझिए आपको एमजीटी 14 फाइल करनी थी, ये एक फॉर्म नंबर है स्पेशल रिजोल्यूशन का, कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, एमजीटी 14 जाना चाहिए था, कितने दिन में, 30 दिन के अंदर जाता है ये फॉर्म। अरे 200 से 300 फॉर्म्स होते हैं मिनिमम, कंपनी को सेंड करना पड़ता है, कौन सेंड करता है, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को ये सारे फॉर्म्स जो है याद होने चाहिए, ठीक है। एनुअल रिटर्न, एओसी 4, फिर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो सारे मुझे आते हैं, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा यार, एग्जाम में वही आते हैं। चलिए एमजीटी 14 अपने को स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था कंपनी में, 30 दिन के अंदर करना था, बट एक कंपनी थी दोस्तों उसने ये फाइल ही नहीं किया। अब एमसीए हो जाएगी ना नाराज, एमसीए आएगी, फाइन लगवाएगी, कितना भाई नॉन कंप्लायंस का, लाइए फाइल फॉर्म, क्या बोल रहा हूँ, फाइन दीजिए, लाइए लाइए, एमसीए मांगेगी सीधा फाइन, ठीक है। अगर आपने लॉ के साथ कंप्लाई नहीं किया तो नॉन कंप्लायंस, यानी कि आपकी ड्यूटी थी ये लॉ को फॉलो करने की, पर क्या आपने की, नहीं की ना, लो फाइन दो अभी। अब ये जो फाइन है एमसीए बोलती है आरओसी को कलेक्ट करने को, ठीक है, डायरेक्ट एमसीए के पास नहीं जाता है। हाँ मतलब ऑब्वियसली ये जो आप देख सकते हो, देखिए ये कंपनी जो है इसको आरओसी को रिपोर्ट करना है, आरओसी को एमसीए को रिपोर्ट करना है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एकदम क्लियर ना अभी, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा पर अब क्लियर हो आप, चलो वेरी गुड। इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुझे याद है हमें एक सब्जेक्ट है फाइनल लेवल पे, और पता उसका नाम क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स करके उस सब्जेक्ट को कहते हैं। वो सब्जेक्ट्स की आपको पता है कितनी बुक है हमें, करीबन से करीबन 8 बुक है मुझे सिर्फ वो पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस
50 मार्क का आता है ये। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन शॉर्ट आप इसको ये कह सकते हो कि एक पूरे देश को हमें कैसे कंपनी वाली फील्ड पे इस इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाना है। अगर देखिए ये आगे जाएगा तभी अपने देश का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अपने देश का गवर्नेंस जो है वो आगे बढ़ेगा। और कौन से सेक्टर से बढ़ रहा है? कॉर्पोरेट वाली, कंपनी वाली, कमर्शियल, ऐसी जो फील्ड है ना यार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसलिए इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोस्तों कब बढ़ेगा? जब कंपनी वाला जो सेक्टर है ये आगे बढ़ेगा। और ये कंपनी वाला सेक्टर कौन आगे बढ़ाएगा? जब सारे के सारे ये बिग थ्री हो गई, CS, CMA, सारे LLB वाले लोग, ये सारे जितने भी लोग कंपनी के जो हेड्स टॉप नॉच होते हैं ना, अगर ये सही से काम करेंगे तभी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ेगा। ठीक है, खैर ये एक इतना बड़ा वर्ड नहीं, इतना बड़ा वर्ड है ना ये कि मैं इसको 2 मिनट दे दो तब भी नहीं समझा पाऊंगा। 2 मिनट छोड़ो यार, 200-300 घंटे लगेंगे इस एक अकेले कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने के लिए। चलिए, प्रोमोट करना है आपको कंपटीशन, वेरियस सर्विसेज टू स्टेक होल्डर्स, प्रोवाइड डेटा। अगर किसी ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी MCA से तो MCA की ड्यूटी है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। ठीक है, अब ये जो 6 के 6 पॉइंट्स है दोस्तों आपको एग्जाम में लिख के आने का भाई, ये इंपॉर्टेंट है ये। MCA, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MCA, क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव वगैरह लिख दोगे। फिर MCA किस किस पे सुपरवाइज करता है, MCA की कंसर्न किस लॉ के फील्ड में काम करते हैं, और इसको किसने बनाया? CGNSP का इसके पास क्या किया है? पावर डेलीगेट किया है। चलिए, वेरी गुड। ROC आप सभी का चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो दिन याद है जब हमें दोस्तों कंपनी खोलनी थी तो उस कंपनी को हमें खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली लगते थे ना यार। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है हम किसके पास देते थे? ये जो डॉक्यूमेंट्स है हम ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास बोलते थे, अरे ROC अंकल प्लीज मेरी कंपनी को रजिस्टर कर लो। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 3 ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस याद है कि नहीं? बच्चा करे हाँ सर बिल्कुल याद है। आपने दिमाग खराब कर देता हमारा। वो MOA हो गया, AOA हो गया। हम जब सबमिट करने जाते किसको करने जाते? ROC ना। ये वही ROC अंकल है और इस पे क्वेश्चन आता है। ROC एंश्योर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, याद आ रहा है कि नहीं? ROC करवाती ना पूरा रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस, बिल्कुल एडमिनिस्टर करती है कंपनीज को। ROC क्या करती है? देखती है, अरे कंपनी तूने फॉर्म फाइल नहीं किया था, जल्दी फाइल भेज जल्दी भेज, और नहीं भेजेगा ना तो ऐसी फाइन लगाऊंगी कि तू तेरा कंपनी बंद करके चले जाएगा। आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। कंपनी जो है ये डायरेक्टली ROC के कमांड में होती है, और ROC जो है ना ये सीधे कमांड में होती है MCA के। ठीक है, एकदम क्लियर। और MCA जो है ना ये किसके कमांड में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, ये आपको लिख के नहीं आना है, एक्चुअल वर्ल्ड में कुछ ऐसा चलता है। ठीक है, खैर इसके बीच में भी काफी फील्ड होती है, ROC रीजनल डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, MCA से सीधा ROC नहीं, MCA के पहले RD भी होती है, RD यानी कि रीजनल डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये लिख के नहीं आना है, बस ये समझना है। ठीक है, लिखना तो जितने आपकी बुक में उतना ही लिखना है। आपको भी पता है हम हमेशा ज्यादा ही बता के जाते, तो वो थोड़ी कभी कभी बार ऐसा लगता है गलती हो गई यार, ज्यादा नहीं बताना चाहिए था 11th के बच्चों को, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आता है। ठीक है, चलो भाई देखो आप यहाँ पे ड्यूटीज क्या है? एग्जामिन करना वेरियस डॉक्यूमेंट्स। कंपनी दोस्तों जब ROC के पास आप रजिस्टर करवाने को जाओगे अपना कंपनी का नाम, जो ROC वो देखेगी, अच्छा ये कंपनी वेपन्स बनाना चाहती है, अच्छा और क्या बेचना चाहती? गांजा बेचना चाहती है। अरे भाई तू कंपनी नहीं खोलने नहीं दूंगी तेरे को मैं, नहीं बंद भाई, ऐसा कंपनी खोलने दूंगी गवर्नमेंट मेरे को बैन कर देगी, है ना। तो कंपनी जो ROC है ना उसको अच्छे से मेक श्योर करना है कि जब कोई कंपनी उसके पास रजिस्टर करवाने आ रही है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स दे रही है ऐसा, को अच्छे से चेक करना है। ठीक है, नहीं तो फिर यार कुछ भी पास कर देंगे, पता चला कंपनी में कुछ और ही बनाया जा रहा है। अरे मैं भी गायब हो गया था, पता है कैसा। ठीक है, चलिए कलेक्ट फीस। आपको भी पता होगा दोस्तों, अगर आप कंपनी ROC के पास कुछ फाइलिंग करती है तो उसकी फीस होती है। ठीक है, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर्म जब आप फाइल करते हो ना उसकी भी फीस होती है। अरे बहुत फीस लूटते हैं लोग, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2-2000 रुपये, ऐसा कर करके बहुत कमाते हैं लोग। अब क्या कर सकते हैं। चलिए, पावर ऑफ ROC, इनकी पावर क्या है ये आप अपने मन से लिख सकते हो, मुझे पता है ये आप सभी को आता है, हम इतना सीखते हैं, बस वही आपको लिखना है। देखिए अगर आपको AGM का टाइम एक्सटेंड करना है तो मैक्सिमम ROC जो है 3 मंथ्स तक अलाउ कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 महीना है। ROC के पास पावर है क्या करने की? इंस्पेक्ट और कॉल फॉर बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट। अगर ROC को लगता है कि ये जो कंपनी है मुझे थोड़ा सा डाउट है इस पे, ला तू अपना एनुअल अकाउंट दिखा, एनुअल रिटर्न वाला दिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा, कैश फ्लो दिखा, मुझे उसको चेक करने का है, तेरी बैलेंस शीट दिखा मुझे चेक करने का। अगर ROC ऐसा बोल दे तो कंपनी को मेक श्योर करना है कि वो ROC के पास जाके दे। आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन। ROC लगेगा भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? यहाँ पे ROC फुल CID खेल लेगी तुम्हारे साथ, है ना, जिसमें तुम होगे एक अग्रीड पार्टी और ROC जो है
बॉस तुम्हारी, बता भाई तूने ऐसा क्यों किया, है ना, तुम्हारे ऊपर ऐसे चक्कू लटकेगी। अगर तुमने कुछ भी गलत बोल दिया तो आरओसी सीधा ऐसा कर देगी और तुम्हारे कंपनी का जो नाम है स्ट्राइक ऑफ कर देगी। स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ कंपनी, यानी कि दोस्तों देखो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है ये, है ना, इसके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे कंपनी रिकॉर्ड होती है। अगर सोचो वहां से किसी कंपनी का नाम कट गया ना, या काट दिया या रिमूव कर दिया, इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि इस नाम की कंपनी अब इस दुनिया में या फिर हमारे इंडिया में तो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा नाम रजिस्टर से निकल गया ना तब तो दिक्कत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आरओसी के पास ये पावर भी है। फिर क्या, सर्च एंड सीजर करना। अगर आरओसी को लगता है कुछ डॉक्यूमेंट से लोग छुपा रहे हैं तो आरओसी आके सर्च कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, बहुत आसान। चलिए भाई अगला टॉपिक एनसीएलटी। मैंने आपको पता है क्या दोस्तों, अब किसी तो एक लेक्चर में ना मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क में मैंने बोला था कि ये जो एनसीएलटी है ना इसका फुल फॉर्म बताओ, और इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल कंपनी लॉ। खैर ये मैंने बहुत पहले पूछा था, कुछ लेसन नंबर 4 या 5 का होमवर्क है ये, और एक गौरी करके एक बच्ची है उनने तो सबसे पहले कमेंट किया था, मुझे याद भी है। और मुझे इतना भी भरोसा है गौरी जी जो है इस वीडियो के कमेंट नीचे भी करने वाली है। एक हमारी रेगुलर स्टूडेंट है, वो बहुत स्टार्ट से ही हर वीडियो पे उनका कमेंट डाउट एंड फीडबैक रहता है, तो नाम ऑब्वियसली याद है मुझे, और याद ही है मतलब उनको कितने परसेंट मिले थे, कुछ 92, और क्लास की टॉपर भी थी, 90 प्लस ही थे, कुछ इतना एक्यूरेट नहीं हूँ मैं, 94 समथिंग कुछ थे। तो ऐसे कुछ बच्चे जो है आज मेरे से जुड़े हुए हैं यार, काफ़ी बच्चे जो है इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है काफ़ी उनसे बातचीत करके। कुछ बच्चे तो मुझे मीम्स भेजते हैं, मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ, मैं भी उनको भेजता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, खैर ज़्यादा नहीं भेज पाता। बाकी क्या कर रहा है बच्चा, मुझे भी कांटेक्ट करने का आपको, ऐसा ही है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, कर देना भाई जाके, मीम खेलेंगे अपन, ठीक है, और जिसका अच्छा मीम वो पार्टी देगा। चलिए यहाँ पे एनसीएलटी जो है, अब दोस्तों इसके ना 2 बेंचेस होते हैं, ठीक है, इसके जो बेंच है ना इस पे मेंबर्स होते हैं, और इसके बेंच पे कितने मेंबर्स है, 2 मेंबर्स है, जिसमें से एक मेंबर का नाम होता है जुडिशियल मेंबर, एक का मेंबर का नाम है टेक्निकल मेंबर। ये आपको याद करना पड़ेगा, अभी आप समझ ही नहीं सकते कि ये क्या है। अगर आप आगे जाओगे, सीए के फील्ड में जाओगे, सीएस सीएमए एलएलबी करोगे तब तो खैर आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली सीएस के फील्ड में जाओगे तब तो आपको ये सब है ही, ठीक है, ये सब मुझे पता है क्या होता है, ये हमें याद करना ही पड़ता है, और ये अगर याद नहीं किया ना तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट आज के डेट में अपने इंडिया में 15 बेंचेस है, खैर ये मुझे लगता है अपग्रेड हो गई होगी क्योंकि अपने टेक्स्ट में जो है पुराना डेटा दिया गया है। प्रिंसिपल बेंच इज एट न्यू दिल्ली, ये एकदम सही लिखा है इनने। फिर क्या है देखिए, डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन विद इन 3 मंथ्स, मतलब कि सर कुछ समझ नहीं रहा है ये, मतलब क्या सर, मुझे समझ ही नहीं रहा है सर, नहीं समझ रहा है, चलो बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया ना इसलिए नहीं समझ रहा है, और ना ही आपके टेक्स्ट बुक वालों ने बताया है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स में बताया, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन करते। एक कंपनी है दोस्तों, कंपनी है, कंपनी गई आरओसी के पास, और कंपनी और आरओसी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, आरओसी मान ही नहीं रही भाई, आरओसी मान ही नहीं रही, और कंपनी को लगता है नहीं आरओसी का जो डिसीजन है ना, नहीं सर ये गलत है, बहुत गलत है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको जस्टिस चाहिए सर। अब कंपनी को केस करने गए आरओसी के ऊपर, किस पे करेगी, टेंशन वाली बात है यार, किस पे करना है इसको केस। तो जो कंपनी जो है दोस्तों वो पहले जाएगी एनसीएलटी के पास, समझ में आया। अब एनसीएलटी की ड्यूटी बनती है कि वो 3 महीने के अंदर वो केस को सॉल्व कर दे कि भाई कंपनी बता भाई क्या दिक्कत हो गया, आरओसी के साथ क्या परेशानी है तेरे को। सिर्फ आरओसी के साथ ही नहीं, अगर एक और कोई कंपनी है और ये कंपनी वर्सेस ये कंपनी के बीच में, कंपनी 1 वर्सेस कंपनी 2 के बीच में कुछ झगड़ा हो जाए, तब यार उसको केस करने का है ना उस पे, है ना। और केस तो आप सू, मतलब सू अपने यहाँ पे देखो दोस्तों, कॉमर्स की इसमें ना सू बोलते हैं, सू करना है उसको, सू करना है यानी कि वो वाला सू नहीं, इसमें सू यानी कि मैं तेरे पे केस कर दूंगी, नहीं मैं तेरे पे सू कर दूंगी, ऐसा होता है कंपनी के, इसमें थोड़ा सा लीगल वर्ड्स अब आपको यूज करने पड़ेंगे। तब ये कंपनी को कंपनी 2 पे सू करना है ना, वो वाला सू नहीं, अपना केस वाला सू। अब कैसे करेगी, बताओ कैसे करेगी, क्या कंपनी सिविल कोर्ट के पास जाएगी। देखो यार दोस्तों, बहुत साल पहले, इनफैक्ट 1956 की जब एरा था तब इनके लिए कुछ अलग सा ट्रिब्यूनल नहीं था। अगर कंपनी को केस करना था तो उन्हें सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता था। अरे भाई मेरे कंपनी, तू बाद में आ, यहाँ पे लोगों के मर्डर के केस सॉल्व नहीं हो रहे, यहाँ पे हर दिन चोरी हो रही है, यहाँ पे हर दिन कुछ नए कांड हो रहे हैं, इतना बड़ा देश है, हम अपने लोगों के केस को नहीं संभाल पा रहे, हम अपने कंपनी के केस कब सॉल्व करेंगे। बात में दम है कि नहीं, बिल्कुल दम है यार आपकी बात में। तो हमने सुना है कि एक केस जो है 4-4 साल तक चलता है, अब उस बीच में अगर कोई कंपनी का केस आ गया फिर तो लाइफ टाइम चलने वाला है।
ऐसा भी होगा, होगा कि नहीं? अच्छा करे हाँ सर कुछ तो करो ना यार, आप कुछ बताओ हमें, आपको टेंशन हो रहा है हमें सोच के, कहाँ जाएंगे ये लोग, इसको केस करने का, इस पे ये कहाँ जाएगा? तो इसके लिए एक अलग सा ही जगह दे दिया इनको, और उस जगह को कहते हैं ट्रिब्यूनल, जिसमें पहला जो ट्रिब्यूनल का पार्ट है एनसीएलटी। अगर कोई भी कंपनी को किसी पे केस करना है, दूसरी कंपनी पे, किसी इंसान पे, तो वो उसको एनसीएलटी के पास ले जा सकता है, ठीक है। एनसीएलटी के जवाब से आप खुश नहीं हो? नहीं, एनसीएलटी ने भी हमारे साथ धोखा किया, एनसीएलटी ने सही निर्णय नहीं लिया है, उन्हें जस्टिस को प्रोवाइड ही नहीं किया। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है ना, जाओ अपील करो। अपील किसके पास करोगे? एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी के पास आप कितने दिन में जाओगे? 45 डेज। आप एनसीएलटी में थे, एनसीएलटी के डिसीजन से आप खुश हो? नहीं हो? चलो भाई एनसीएलटी के पास चलो। एनसीएलटी भी यार आपका साथ नहीं दे रही है, ये लोग पता नहीं आपकी बात समझ ही क्यों नहीं रहे, पता नहीं समझ रहे यार ये लोग। अब क्या करें, किसके पास जाए? चलो एक काम करते, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते। कितने दिन में जाओगे? 60 दिनों के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दे देनी है कि देखो सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ एनसीएलटी में गलत हुआ है बहुत, आप मेरी बात सुनो, मैं रो दूंगा भी, है ना? तो ये जाके आपको बताना है, और एनसीएलटी कुछ इस तरह से वर्क करती है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो पार्ट है ना, ये है अपना कंपनी लॉ, ठीक है। तो कंपनी लॉ जो है कुछ इस तरह से ड्राफ्टेड है, और ये जो है मेरा पर्सनली फेवरेट पार्ट है, बहुत मजा आता है ये सीखने को, बहुत मजा आता है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं? ये प्रोसीजर कैसा होता है, ठीक है, कितनी बेंचेस है, कितने पीरियड में डिसीजंस लेना है, क्या डिसीजंस होते हैं, इसकी एक अलग से ही कंपनी के सेक्रेटरी, देखो यार सीएस कोर्स में तो ये सब है ही, और उनको तो आना ही चाहिए, तो ये वाली बात हो गई ना, तो बहुत मजा आता है। आप अभी तो क्या 11th में हो, तो मैं काफी बाउंड्रीज है मेरे पे, मुझे पता भी नहीं ना कि आप लोग को समझ पा रहा है कि नहीं, लेकिन ये जो मैंने बताया ये तो आपके पोर्शन का पार्ट है भाई, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे। अब देखो एनसीएलटी को अपन 2 मिनट में खत्म करेंगे, पता है कैसे? ये देखो एनसीएलटी पे जो पावर थी, आप खुश नहीं हो ना एनसीएलटी के डिसीजन से, तब आप किसके पास जाओगे? एनसीएलटी के पास। कितने दिन में जाओगे? 45 डेज में। बस ये लिख देना, फिर आपको इसके बाद ये लिख सकते हो आप कि एनसीएलटी जो है ये पूरी सुप्रीम बॉस है एनसीएलटी पे, सारे कंपनीज पे, ठीक है। जो मन में आता है लिखो, आपके टेक्स्ट को रेफर करो, लिख के आओ। क्वेश्चन क्या आएगा इस पे पता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनसीएलटी, तब आपके पास मिनिमम 5 पॉइंट्स होने चाहिए। लिख दोगे भाई मेरे? पक्का? गारंटी? आज के आखिरी टॉपिक, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सेबी पता है आपको कब एस्टेब्लिश हुआ? पता है आपको? सेबी एस्टेब्लिश हुआ 1992 में। आपको पता है क्या 1991 1992 वाला कांड, हर्षद मेहता, मेरे ख्याल से तो यार सभी को पता है, वो शेयर मार्केट वाला कांड, पता है कि नहीं? सभी को पता है ना? तो देखो दोस्तों शेयर मार्केट में एक ऐसी हलचल मच गई थी जब हर्षद मेहता वाला कांड हुआ था, राइट गाइस? हर्षद मेहता पता है कि नहीं भाई सभी को? खतरनाक फ्रॉड किया था इस आदमी ने, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली काफी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, लाइक मैंने भी देखी है। इनने क्या दिमाग लगाया भाई, क्या आदमी है, मतलब तुम सोच सकते हो इस अकेले इंसान ने पूरी गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। ऑब्वियसली इसको भी नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि यार इसको तो अपना फायदा लगा वहां पे। लेकिन भाई जब हर्षद जी ने पूरा सब काम किया, और जब पता चला कि यार ये इंसान तो फ्रॉड कर रहा है, आप मानोगे नहीं, लाखों लाखों लोगों ने सुसाइड किया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बहुत कम अमाउंट बता रहा हूं, अपने देश में एकदम हलचल मच गया था, अपनी इकोनॉमी जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि अपनी इकोनॉमी शेयर मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। सिर्फ शेयर्स ही नहीं, कंपनी के आप कह सकते हो रेप्यूटेशंस जो है वो भी ऊपर नीचे होने लग गई, क्योंकि यार अब शेयर मार्केट गिर गया, इसका मतलब ये होता है ना कि कंपनी में भी पैसे नहीं बचे। तो आप समझ सकते हो एक अकेले इंसान ने दोस्तों पूरी इकोनॉमी की मार्केट को हिला दिया, पूरे शेयर मार्केट को हिला दिया। अब गवर्नमेंट को लगा कुछ तो करना पड़ेगा, लोगों का भरोसा हमें जीतना पड़ेगा, ठीक है, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो 1992 में एक बॉडी एस्टेब्लिश हुई, 1992 में उसी साल एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। क्या नाम था भाई? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को लाया गया। और अब सेबी की एक ड्यूटी बना दी थी कि आपको पूरे सिक्योरिटी एक्सचेंज, पूरे शेयर मार्केट को, अपने शब्द में पूरे शेयर मार्केट को आपको भाई देखना है, देख रेख करनी है। शेयर मार्केट में देखो यार बहुत गड़बड़ी हो रही है, एक अकेले इंसान ने पूरा मार्केट डुबा दिया, अब वापस नहीं होने दे सकते हम ऐसा, प्लीज आप कुछ तो कीजिए। सेबी जो है अब यहां से पूरे शेयर मार्केट को रूल करती है, एक अकेली बॉस जो है वो है सेबी, ठीक है। अब सेबी ने जो बोल दिया भाई, इनकी जो पेनल्टी होती है ना, शानदार, मतलब रो दोगे आप, ठीक है। एक कंपनी सेक्रेटरी पे इनकी पेनल्टी पता है क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको कभी सुना है आपने इनसाइडर ट्रेडिंग?
इनसाइडर ट्रेडिंग अगर समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं दोस्तों, मैं कौन हूं, मेरा नाम गौरव मुंद्रा है, मैं एक फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी हूं। समझो मैं टाटा की कंपनी में काम करता हूं एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एकदम मेन सीनियर कंपनी सेक्रेटरी। मुझे पता है, मेरे पास इनसाइडर है कि ये जो टाटा का शेयर जो आज 100 रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्यूचर में 300 होने वाला है 1 महीने के अंदर, क्योंकि टाटा जो है इसके जो आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट ये डाइवर्सिफाई करने वाली है। अब मैंने क्या करा, अपने सभी दोस्तों को बोल दिया, अरे सुन सुन सुन, टाटा खरीद शेयर का भाई, मतलब जो प्राइस है ना बढ़ने वाला है, खरीद तो खरीद। मैंने ऐसे सारे जान पहचान सब में ये बात फैला दी। देखो यार, मेरे पास, मैं तो कंपनी का सेक्रेटरी हूं ना, मुझे तो उनके फ्यूचर प्लान्स पता ही होंगे ना, मुझे नहीं पता होंगे तो और किसको होंगे। और मैंने क्या करा, सबको बता दिया। किया कि नहीं, गलत काम किया कि नहीं, गलत काम किया कि नहीं, मुझे आप ये बताओ। किया ना, बिल्कुल किया ना। ऐसे बात बताते हैं क्या, कंपनी की सीक्रेट्स को आप बता सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं ना। मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और इसकी जो पनिशमेंट है 10 साल तक की जेल, साथ अगर मतलब कि अगर लगता है गवर्नमेंट को कि भाई तेरे को जेल लगेगी, है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का लगता है इसने बहुत गलत काम किया, तुझे जेल तो मिलनी ही चाहिए भाई, तो तेरे को 10 साल तक मैक्सिमम वाली जेल, साथ में 25 करोड़ का फाइन, या फिर 25 करोड़ और लिखा है इसमें, या फिर जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया उसका 3 टाइम्स। समझिए मैंने प्रॉफिट कमाया था 30 करोड़ रुपए मैंने कमाए थे, उसका 3 टाइम्स कितना होता है, 90 करोड़। इस दोनों में से विच एवर इज हायर, 90 करोड़ तक की पेनल्टी, साथ में मैक्सिमम 10 साल तक की जेल, ये है भाई पेनल्टी। और कंपनी लॉ में पता है कितनी पेनल्टी है, कंपनी लॉ में बहुत कम है यार, मतलब एक सेक्शन 447 की ही पेनल्टी सबसे ज्यादा एक मतलब कहते हैं ना खतरनाक पेनल्टी है। बाकी कंपनी लॉ में इतनी पेनल्टी नहीं है। कंपनी लॉ में मैक्सिमम 5 लाख लेके छोड़ देते हैं, या मैक्सिमम 3 साल तक की जेल होती है। बस एक सेक्शन 447 है जो फ्रॉड को रूल करता है। सेक्शन 447 भाई सबसे बड़ा सेक्शन माना जाता है इसको कंपनी एक्ट के लिए, ठीक है। अब ये देखो यार, अपन बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, 11th के बच्चों के पास अगर ये नॉलेज होती है तो उनको एक बहुत बड़ा आदमी मानते हैं भाई, ठीक है। हमें तो नहीं पता था, हमें तो ये सब चीजें सीएस के कोर्स में एंटर होने के बाद पता चली, और ये चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आपका जो बेस लेवल होगा ना, हमेशा से बहुत ऊपर होने वाला है अगर आपने मेरे से पढ़ा है। खासकर मैं इतना तो कह सकता हूँ, मुझे बाकी टीचर्स का नहीं पता वो कैसे सिखा रहे हैं ना, मैं इनको देखता हूँ क्योंकि पता नहीं ना यार मुझे कौन सिखा रहा है क्या सिखा रहा है। मैं अपना देखता हूँ, मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, और मुझे जो लगता है ना कि एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के पास जितना नॉलेज होना चाहिए, मैंने उसको उससे 200% ज्यादा दिया है। हाँ, कभी कभार ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं है, अरे कोई बात नहीं, जब फ्यूचर में वो वर्ड आपके सामने आएगा एक और बार, तब आपको 200% सभी बच्चों से पहले समझेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, इसकी पावर क्या, खत्म कीजिए। रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, जैसे हमने बताया, सेबी सिक्योरिटी मार्केट्स को पहले कोई रूल नहीं करता था, कोई चेक नहीं करता था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी, ऐसी नाम का देखती थी, कुछ नहीं करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से काम करती तो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता 1992 में। बाकी देखिए, प्रोटेक्शन टू ऑल इन्वेस्टर्स, इस बार सारे इन्वेस्टर्स का ध्यान रखा जाएगा। जो 1992 में तब हुआ था, लाखों लोगों ने सुसाइड किया था, सेबी के आने के बाद अब नहीं होता भाई, सुसाइड वगैरह तो बिल्कुल नहीं होती। रेगुलेट करेगा मार्केट इंटरमीडियरीज, आपने दोस्तों स्टॉक ब्रोकर का नाम सुना है, या फिर एक एजेंट ब्रोकर जो कमीशन लेता है, इसका नाम सुना है? ये कमीशन ब्रोकिंग कहां से करते हैं ये लोग, इनका भी कोई बॉस होता है ना, इनका जो बॉस होता है वो होता है सेबी। सेबी मेक श्योर करती है ये लोग सारे काम अच्छे से कर रहे हैं कि, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसी के साथ लेक्चर नंबर 1 को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, और बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा आज आपको ये सभी पढ़ के, क्योंकि देखो टॉपिक भी आसान है, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ था, जानने के लिए बहुत कुछ है, नेवर एंडिंग टॉपिक है ये। एक चीज चलिए और बता देता हूं, अगर सेबी में किसी को केस करने का है ना, किसी को सू करने का है, सर केस मत बोलो, क्या करने का है, सू करने का है, तो कोई भी जिसके साथ बुरा हुआ है वो पहले जाएगा भाई सेबी के पास, यार सेबी प्लीज मेरी बात सुनो यार, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे जस्टिस प्रोवाइड करो प्लीज सेबी, है ना। अब सेबी जो है, इसके आप डिसीजन से खुश नहीं हो, नहीं 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 सेबी मजा नहीं आ रहा है यार, तू गलत बात कर रही है, तो सेबी से अगर आप खुश नहीं हो, आप जाओगे दोस्तों सैट के पास, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सैट की बातों से भी आप खुश नहीं हो, अरे जा यार सैट यार, तूने भी धोखा दे दिया यार मेरे को, ऐसा कोई होता है क्या, तब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। कितने दिन में, 60 दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर। ये आपके बुक में नहीं है, आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके टीचर को भी नहीं पता होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, तो आपको रॉन्ग ना दे दे इसके लिए, ठीक है। बाकी ये राइट है, कंपनी लॉ का मतलब सिक्योरिटी लॉ का ही ये पार्ट है, मुझे तो आता ही है। बाकी चलो यार, अब इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से एक और बार, फिर आखिरी बार फॉर द स्टैंडर्ड 11th लेसन नंबर 12 के लेक्चर नंबर 2 में हम बहुत जल्द मिलेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ये जो लेक्चर है सभी को शेयर कर दीजिएगा और मतलब फुल एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत आ रही है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाके अपने डाउट्स क्लियर करवाओ। बाकी दोस्तों ये वीडियो को शेयर करनी है, कमेंट्स में बहुत सारा प्यार, क्योंकि अब तो यार देखो अब हमें आखिरी बार फिर और मिलना है, उसके बाद तो पता नहीं कब मिलेंगे, है ना। याद आएगी ना आपको मेरी, तो बस फिर वो वाले पार्ट पे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए मुझे, बहुत सारा प्यार चाहिए। ठीक है, चलो दोस्तों इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।